प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के पाठ में। हमारे पाठ का विषय है हिंदी नाटक का विकास। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। यह काव्य का सर्वाधिक रमणीक रूप है। नाटक अत्यंत प्राचीन विधा है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भारतीय नाट्य और काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने नाटक के उद्भव के संबंध में माना है कि देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर पांचवें वेद के रूप में नाट्यवेद की रचना की है। नाटकों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति यूनानी नाटकों के प्रभाव से हुई है। अन्य विद्वानों के अनुसार ऐसा सत्य नहीं है। भारत में यूनान से बहुत पहले नाटकों का प्रचलन था। ईसा से 400 वर्ष पूर्व पाणिनि के सूत्रों में कृशाश्व और शिलालेन नामक नट सूत्रकारों के नामों का उल्लेख मिलता है, तो बौद्ध पिटकों और जैन सूत्रों में नाटक देखने से संबंधित अनेक प्रसंगों का जिक्र आता है। इसी तरह वाल्मीकि रामायण में नटों और नर्तकियों के आवासों का वर्णन भी देखने को मिलता है। महाभारत काल में रामायण नाटक और कोबेर रंभाभिसार नाटकों के आयोजन का वर्णन किया गया है। पतंजलि के महाभाष्य में भी कसवध और बालीवध नाटकों की चर्चा मिलती है। संस्कृत साहित्य में भास, कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त आदि नाटककारों का योगदान नाटक विधा की परंपरा को समृद्ध करता है। प्राकृत और अपभ्रंश के समय में भी नाटक की उपस्थिति इसकी लोकप्रियता को दर्शाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में नाटकों की परंपरा बहुत पुरानी है, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में हमें देखने को मिलती है। रासलीला, जात्रा, विदेशिया, स्वांग, नौटंकी, तमाशा आदि इसके उदाहरण हैं। हिंदी में नाटक साहित्य के उद्भव को लेकर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा ने गए सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने इसे नाटक की बजाय रासक या रास श्रेणी का काव्य माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी नाटक के उद्गम के प्रश्न को 15वीं और 16वीं शताब्दी में प्रचलित जन नाटकों की परंपरा से जोड़ते हैं। हिंदी नाटकों पर मैथिल नाटक, रासलीला और पद्यबद्ध नाटकों का पूरा प्रभाव है। मैथिल नाटक यात्रा नाटकों से प्रभावित रहे हैं। यात्रा के कारण इनका जुड़ाव जनता से अधिक रहा है। लोक के जुड़ाव से इनकी सार्थकता हमें दिखाई देती है। विद्यासुंदर मैथिल नाटक का उदाहरण है। अन्य प्रसिद्ध नाटकों में गोविंद का नल चरित नाटक, रामदास झा का आनंद विजय नाटक, देवानंद का उषाहरण आदि हैं। मैथिल शैली के नाटक मिथिला, असम और उड़ीसा में रचे और मंचित किए गए। रासलीला भागवत में वर्णित रासलीलाओं से संबंधित है। इसका उदय ब्रज क्षेत्र में हुआ था। गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, नरसिंह लीला, भागीरथ लीला, प्रहलाद लीला, दान लीला आदि रचनाएं रासलीला का उदाहरण हैं। इन रचनाओं में नाटकीय तत्वों की अपेक्षा काव्य तत्व अधिक मिलता है। इसी प्रकार पद्यबद्ध नाटक वर्ग में अनेक नाटक लिखे गए। ये नाटक शैली की दृष्टि से रासलीलाओं से भिन्न है। रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, चंडी चरित्र, प्रबंध, चंद्रोदय आदि इसके उदाहरण हैं। इन सब नाटकों के कथ्य में धर्म के प्रचार की उपस्थिति अधिक देखी जा सकती है। हिंदी में नाटक के स्वरूप का समुचित विकास आधुनिक युग से ही प्रारंभ होता है। आधुनिक युग से पूर्व विभिन्न भाषाओं
और शैली में लिखे गए नाटकों से खड़ी बोली हिंदी में नाटक रचना की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। हिंदी नाटक की विकास यात्रा को हम अनेक चरणों के माध्यम से जान सकते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी नाट्य साहित्य। भारतेंदु से पूर्व नाटकों की भाषा सामान्य वर्ग के लिए अत्यंत कठिन थी। भारतेंदु युग में राजनीतिक और सामाजिक कुरीतियां विद्यमान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय की कुरीतियों की सूक्ष्मता से पहचान की और उन्हें अपनी रचनाओं में शामिल किया। भारतेंदु पारसी रंगमंच, लोक रंगमंच और शेक्सपियर के नाटकों की तरह हिंदी में भी ऐसे नाटकों की रचना के पक्ष में थे जो मंचन की दृष्टि से कमतर न हो। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने नहुष नामक नाटक की रचना की थी, जो कि ब्रज भाषा के नाटकों से ही मिलता जुलता है। भारतेंदु खड़ी बोली हिंदी में नाट्य रचना के पक्ष में थे। कहा जा सकता है कि हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना का सूत्रपात भारतेंदु जी ने ही किया है। उनके द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी व बांग्ला के अनेक नाटकों का अनुवाद किया गया। भारतेंदु ने भारतीय व पाश्चात्य दोनों प्रकार की नाट्य पद्धतियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। वे रंगमंच कला की बारीकियों से भी परिचित थे। यही कारण है कि उनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल हैं। अभिनय कला में भी उनकी रुचि देखी जा सकती है। अनेक नाटकों में उनके द्वारा अभिनय किया गया। उनके मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, विशेष्य विस्माउद्धम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी आदि मुख्य हैं। विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटक हैं। उनके नाटकों में राष्ट्रवादी स्वरों की अभिव्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समय की ज्वलंत समस्याओं का चित्रण मिलता है। सत्ता द्वारा प्रजा के साथ किए गए अन्याय और दुर्व्यवहार को भी भारतेंदु जी अपने नाटकों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। हिंदी में नाट्य रचना करने वालों में भारतेंदु के साथ उनके समकालीन अन्य रचनाकार रहे हैं। भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों में किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि मुख्य हैं। इस युग के नाटककारों ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जागृत करने का कार्य किया है। इन नाटकों की विषय वस्तु एक जैसी नहीं है। कहीं रामायण और महाभारत के प्रसंगों को लेकर पौराणिक नाटकों की रचना हमें मिलती है, तो कहीं अनमेल विवाह, बहुविवाह, मद्यपान, वेश्यागमन जैसी सामाजिक बुराइयों पर केंद्रित नाटक रचे गए। इस युग में ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना हुई। भारतेंदु युग के नाटककारों का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं था, अपितु मनोरंजन के बहाने उन्हें जनता को जागरूक भी करना था। सत्य, न्याय, त्याग, उदारता आदि मूल्यों की स्थापना करना भी इस युग के नाटककारों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। द्विवेदी युगीन हिंदी नाट्य साहित्य। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग का आगमन हुआ। द्विवेदी युग में रचे गए नाटक गुणवत्ता के स्तर पर भारतेंदु युग से कमतर ही ठहरते हैं। कथ्य, शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से इस युग के नाटककार नाटक विधा में कुछ नया जोड़ते हुए प्रतीत नहीं होते। दूसरे शब्दों में द्विवेदी युग में हिंदी नाटकों की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। इस काल के नाटककारों में जगन्नाथ चतुर्वेदी, वियोगी हरि, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, बद्रीनाथ भट्ट, शिवानंद सहाय, बनवारी लाल, रामनारायण मिश्र, राधेश्याम कथावाचक आदि के नाम सामने आते हैं। इस युग में भी पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना हुई। रोमांचकारी और अलौकिक घटनाओं से युक्त नाटक भी इस समय में देखने को मिलते हैं। इस युग में भी पारसी थिएटर कंपनियों का बोलबाला दिखाई देता है। इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन और पैसा कमाना था।
पारसी थिएटर कंपनियों के अतिरिक्त श्री रामलीला नाटक कंपनी, भारतेंदु नाटक मंडली, हिंदी नाट्य परिषद आदि नाटक मंडलियां नाट्य मंचन का कार्य करती थी। ये कंपनियां सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित नाटकों का मंचन करती थी। इनका उद्देश्य पारसी कंपनियों से भिन्न था। संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला नाटकों के अनुवाद इस युग में देखे जा सकते हैं। इस काल में साहित्यिक महत्व के नाटकों का अभाव मिलता है। पारसी कंपनियों के प्रभाव से इस युग के नाटककार मुक्त नहीं थे। यही कारण है कि द्विवेदी युग में ऐसे नाटकों की रचना नहीं हुई जो पूर्ववर्ती या प्रवर्ती युग में रचे गए नाटकों के समकक्ष दिखाई देते हों। प्रसाद युगीन हिंदी नाट्य साहित्य। द्विवेदी युग के पश्चात जयशंकर प्रसाद जैसे रचनाकार एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में उभरते हैं। नाटक के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का वही स्थान है जो उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने जिस प्रकार अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रतिष्ठा अर्जित की है, जयशंकर प्रसाद ने कई महत्वपूर्ण नाटकों की रचना कर वही स्थान प्राप्त किया है। प्रसाद जी के नाटकों में राष्ट्र प्रेम की भावना, अतीत के गौरवगान के साथ वर्तमान समाज का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। उन्होंने सांस्कृतिक उत्थान का भाव भी अपने नाटकों में निदर्शित किया है। प्रसाद जी निश्चित रूप से एक बड़े नाटककार हैं। अतिशय काव्यात्मकता, लंबे संवाद और भाषा की क्लिष्टता के कारण उनके नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं हैं। प्रसाद जी ने लेकिन इसे अपने नाटकों की असफलता न मानकर रंगमंच की ही असफलता कहा है। उनका मानना है कि नाटक रंगमंच के लिए नहीं होता, बल्कि रंगमंच नाटक के लिए होता है। उनके नाटकों का शिल्प अपनी कुछ विशेषताओं से हमारा ध्यान आकर्षित करता है। गीतों का प्रयोग प्रसाद के नाटक विधान की एक प्रमुख विशेषता है। उन्होंने सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों की रचना की। रामचंद्र शुक्ल ने प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक को उनके नाटकों में सबसे श्रेष्ठ माना है। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अंबिका दत्त त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी, सेठ गोविंद दास, किशोरी दास वाजपेयी, बद्रीनाथ भट्ट, दशरथ ओझा, सुदर्शन, प्रेमचंद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जगन्नाथ प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, गोविंद वल्लभ पंत, भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, गंगा प्रसाद, राम गुलाम, लक्ष्मी प्रसाद, शिवनंदन सहाय, ब्रजनंदन सहाय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग में ऐतिहासिक, पौराणिक और कल्पनाश्रित तीनों तरह के नाटकों की रचना की गई। कल्पनाश्रित नाटकों में प्रहसन और सामाजिक नाटक आते हैं। जेपी श्रीवास्तव के दुमदार आदमी, उलटफेर, बद्रीनारायण भट्ट का विवाह विज्ञापन आदि प्रहसनों के उदाहरण हैं। तो सामाजिक नाटकों में प्रेमचंद के संग्राम, लक्ष्मण सिंह के गुलामी का नशा को रखा जा सकता है। संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला आदि भाषाओं से अनुदित नाटक भी हमें इस युग में देखने को मिलते हैं। प्रसादोत्तर हिंदी नाट्य साहित्य। प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों में अनेक ऐसे नाटककार रहे हैं जिन्होंने प्रसाद युग में भी अपना योगदान दिया था। इस युग में अन्य युगों की तरह ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक आदि प्रकार के नाटकों की रचना हुई। ऐतिहासिक नाटककारों में हरि कृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट आदि मुख्य हैं। हरि कृष्ण प्रेमी के रक्षाबंधन, शिव साधना, भग्न प्राचीर, वृंदावन लाल वर्मा के झांसी की रानी, बीरबल, ललित विक्रम आदि नाटक ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। सामाजिक और पौराणिक नाटककारों में गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास,
चतुरसेन शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, किशोरीदास वाजपेयी, कैलाशनाथ भटनागर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इस दृष्टि से लिखे नाटकों में गोविंद दास के कर्तव्य, चतुरसेन शास्त्री के मेघनाद, रामवृक्ष बेनीपुरी के सीता की माँ, किशोरीदास वाजपेयी के सुदामा, उदय शंकर भट्ट के विद्रोहिणी अम्बा, पांडे बेचन शर्मा उग्र के गंगा का बेटा, रांगे राघव के स्वर्ण भूमि का यात्री आदि मुख्य हैं। इन नाटकों का मुख्य आधार पौराणिक चरित्र और उनके जीवन से जुड़ी विशिष्ट घटनाएं रही हैं। विभिन्न घटनाओं के माध्यम से जीवन की व्यापकता एवं विशालता का संदेश इन नाटकों में देखा जा सकता है। कल्पनाश्रित नाटकों के लेखन में भी अनेक रचनाकारों ने अपना योगदान दिया है। इस प्रकार के नाटकों पर पाश्चात्य नाटकों का प्रभाव परिलक्षित होता है। ये अपने समय और समाज की समस्याओं को आधुनिक रूप में हमारे सामने लाते हैं। इस युग के नाटकों का दृश्य विधान, भाषा और कथ्य आदि उन्हें रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। प्रसादोत्तर युग के नाटकों की अनेक विशेषताएं हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण बनाती हैं। इन नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य शैली के तत्वों का एक साथ समावेश मिलता है। यथार्थवादी धरातल पर रचित इन नाटकों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि समस्याओं का सूक्ष्मता से चित्रण हुआ है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाट्य साहित्य। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाट्य साहित्य को अनेक रचनाकारों ने अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। इस युग का नाट्य साहित्य आधुनिक बोध की भावभूमि पर सृजित किया गया है। नाटककारों ने आधुनिक और नए समय में पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंगों की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की। शिल्प की दृष्टि से भी इस युग के नाटक विशिष्ट कहे जा सकते हैं। इन नाटकों में सांकेतिकता, बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता संबंधी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जनता में उत्साह और उमंग की लहर का संचार हुआ। लोगों के मन में नए सपनों ने जन्म लिया। नवनिर्माण की संकल्पना से आशाओं और आकांक्षाओं को पंख मिले, किंतु शीघ्र ही इस दिशा में मिली असफलता से मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुई। उत्साहित लोगों में निराशा और कुंठा की भावना देखने को मिली। इससे सबसे अधिक प्रभावित मध्य वर्ग हुआ। आम जनता भी पीड़ा के समुद्र में डूबी हुई दिखाई दी। रचनाकारों द्वारा इन सब स्थितियों को अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया गया। आधुनिकता बोध के अनेक नाटक इस अवधि में लिखे गए। इन नाटकों में स्त्री पुरुष संबंध, पारिवारिक बिखराव, प्रेम, यौन, राजनीतिक भटकाव, शोषण, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का चित्रण किया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात लिखे गए नाटकों में एक मुख्य अंतर यह दिखता है कि पहले नाटक विशिष्ट वर्ग के लिए लिखे जाते थे, जो अब साधारण जन के लिए लिखे जाने लगे। आधुनिकता बोध से जुड़े नाटककारों में भुवनेश्वर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, गिरिजा कुमार माथुर, शिव प्रसाद सिंह, मन्नू भंडारी, गिरिराज किशोर, सुरेंद्र वर्मा, मुद्रा राक्षस, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि नाटककारों ने नाटक विधा को अपना योगदान दिया। भुवनेश्वर प्रसाद की असर, उपेंद्र नाथ अश्क की भंवर अजो दीदी, विष्णु प्रभाकर की डॉक्टर आदि नाट्य कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। जगदीश चंद्र माथुर इस युग के प्रसिद्ध नाटककार हैं। उन्होंने कोणार्क, ओ मेरे सपने, 10 तस्वीरें, पहला राजा जैसे नाटकों की रचना की। लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक नाटकों का लेखन किया, जिनमें अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, रक्त कमल, कर्फ्यू, गंगा माटी आदि मुख्य हैं। लक्ष्मी नारायण लाल को रंगमंचीय अनुभव था। इस दृष्टि से अपने नाटकों में वे तरह तरह के प्रयोग करते हैं। मोहन राकेश कहानी और नाटक के क्षेत्र में
अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। उनके द्वारा रचित नाटकों में से आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आधे अधूरे बहुचर्चित रहे हैं। अपने नाटकों में वे परंपरा और आधुनिकता के समावेश से मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। आधे अधूरे आधुनिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया नाटक है। इसमें आधुनिक समाज की विसंगति और विडंबना को चित्रित किया गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की शुतुरमुर्ग, गिरिराज किशोर की नरमेद, शिव प्रसाद सिंह की घाटियाँ गूंजती हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी, मुद्रा राक्षस की तिलचट्टा, योर्स फेथफुली तेंदुआ, गुफाएं, मणि मधुकर की रस गंधर्व, मृदुला गर्ग की एक और अजनबी, विष्णु प्रभाकर की टूटते परिवेश, रमेश बख्शी की तीसरा हाथी, सुदर्शन चोपड़ा की अपनी पहचान, भीष्म साहनी की हानूस, माधवी कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, सुरेंद्र वर्मा की आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, नरेंद्र कोहली की शंभू की हत्या, असगर वजाहत की इन्ना की आवाज़, वीरगति, जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जम्याई नहीं, शंकर शेष की एक और द्रोणाचार्य आदि नाट्य कृतियाँ इस समय के हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध करती हैं। कहानीकार स्वदेश दीपक ने कई नाटकों की रचना की है। उनके द्वारा रचित बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी नाटक चर्चित रहे हैं। इस युग में गीति नाट्य रूप में भी कई कृतियों की रचना की गई। गीति नाट्य काव्यमयी अभिव्यक्ति के कारण दर्शक पर विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। धर्मवीर भारती की अंधायुग, सुमित्रानंदन पंत की रजत शिखर, दुष्यंत कुमार की एक कंठविष पाई, गिरिजा कुमार माथुर की कल्पांतर आदि गीति नाट्य के प्रमुख उदाहरण हैं। 21वीं सदी का हिंदी नाट्य साहित्य। 21वीं सदी में कहानी और उपन्यास की तरह हमें नाट्य विधा का विकास देखने को नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण नाटक और रंगमंच के अनुकूल पर्याप्त अवसरों व स्थितियों के अभाव का होना है। फिर भी इस समय ऐसे अनेक रचनाकार हैं जिन्होंने नाटक विधा में सृजन किया है। वरिष्ठ नाटककार सुरेंद्र वर्मा इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाकार हैं। वे आज भी नाट्य लेखन में सक्रिय हैं। रति का कंगन और काटना शमी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धार से नाटक उन्होंने 21वीं सदी में ही रचे हैं। काटना शमी का वृक्ष पर ही उन्हें साहित्य अकादमी के व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असगर वजाहत का godse@gandhi.com नाटक गांधीवाद और उसकी संभावनाओं व सीमाओं को नई दृष्टि से परिभाषित और व्याख्यायित करता है। महिला नाटककारों ने भी नाट्य लेखन साहित्य में अपना योगदान दिया है। मृदुला गर्ग ने एक और अजनबी तथा मृणाल पांडे ने जो राम रचि राखा, आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटकों की रचना की है। ममता कालिया की यहाँ रहना मना है एवं आप न बदलेंगे नाट्य रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। सारांशतः कह सकते हैं कि हिंदी नाटक ने अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों के साथ अपनी विकास यात्रा तय की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ इस यात्रा में विभिन्न नाटककारों द्वारा दिया गया योगदान उल्लेखनीय है। अपने समय व समाज को अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास हिंदी नाटकों के माध्यम से हुआ है। बदलते समय के अनुसार हिंदी नाटक ने अपने शिल्प में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। यही कारण है कि हर समय नाटक का महत्व एवं प्रासंगिकता बनी रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में हमने हिंदी नाटक का विकास विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले पाठ के लिए हम शीघ्र ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।